नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातां पर। तो आज हम साइकोलॉजी के अंतर्गत एक और छोटा सा टॉपिक देखने की कोशिश करते हैं जो कि है समायोजन। ठीक है, समायोजन जैसे आपको सीधा सीधा पता होगा कि अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जो हमारे समाज होता है या वातावरण होता है उसके साथ में समायोजित नहीं हो पाता है, अर्थात जो उसके सामने नवीन परिस्थिति आती है ना, उनके प्रति वह अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं असमायोजित। तो उसमें सेट करना या एडजस्टमेंट करना क्या होता है? समायोजन। तो समायोजन जैसे कोई व्यक्ति उसने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह कुंठा का शिकार होता है या वह असमायोजित हो जाता है। तो उसके लिए वह दो प्रकार की विधियां अपनाता है। जैसे कि एक विधि हो गई प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, अर्थात उसने जो समस्या आई है उसके सामने उसके साथ में वह फाइट करता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसको बोलते हैं फाइट, और जो अप्रत्यक्ष विधि होती है इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं फ्लाइट। फाइट अर्थात सीधी सीधी परिस्थितियों से लड़ना, और फ्लाइट होता है उड़ जाना या वहां से भाग जाना। जैसे प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि प्रत्यक्ष किस प्रकार से, जैसे उसके सामने जो बाधा है उसको नष्ट कर दिया या उसको दूर कर दिया, या अपना जो गोल है उसको चेंज कर दिया, या रास्ता अलग खोज लिया, या उसने जो कार्य कर रहा है उस विधि में परिवर्तन कर दिया, या अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर दिया। ठीक है, या उसने जो कार्य किया है उसको अच्छी तरह से विश्लेषित करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और उसके बाद में अच्छा कोई निर्णय लेगा। ठीक है, तो ये हमने प्रत्यक्ष विधियों पढ़ा, लेकिन इसमें मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रत्यक्ष विधियों से। जैसे अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे दिवास्वप्न, आत्मीकरण, तादात्मीकरण, पलायन, विस्थापन, इस प्रकार के। तो उनकी हम अच्छे से चर्चा करेंगे, देखना आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें सबसे पहले अप्रत्यक्ष तरीका आता है आत्मीकरण, या उसी को बोलते हैं तादात्मीकरण, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि तद का अर्थ होता है सीधा सीधा उसके समान या किसी अन्य व्यक्ति के समान। जैसे इसमें क्या होता है कि किसी बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लग जाता है व्यक्ति, या उसके साथ में अपना तादात्म्य स्थापित बताता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई बालक, आपने आजकल देखा होगा, अगर वह बाइक लेके जा रहा है और किसी ने उसका चालान काटने के लिए कह दिया, अर्थात कोई पुलिस वाला उसको सामने से मिल गया, तो वह पहले तो ये कहेगा कि आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अर्थात वह लाइसेंस नहीं दिखाएगा, पहले ये कहेगा कि आप जानते नहीं हो कौन हूँ, क्योंकि उसका जो चाचा है वह एमएलए है। ठीक है, एमएलए है उसका चाचा, तो वह उन्हीं एमएलए की तरह व्यवहार करता है, अर्थात उनके व्यवहार को अपने अंतर्गत ले आया है, अर्थात किसी बड़े व्यक्ति के साथ में अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रकार का जो उसका व्यवहार है वह आत्मीकरण या तादात्मीकरण के अंतर्गत आता है। या उन जैसे अभिनेताएं होते हैं, हमारे एक्टर होते हैं, उनके अनुसार कुछ बच्चे बाल रखने लग जाते हैं। जैसे एक टाइम आया था हनी सिंह का, तो उस समय क्या हुआ था कि बच्चे उस प्रकार की कटिंग करवाए हुए घूमते थे। ठीक है, तो ये होता है आत्मीकरण और तादात्मीकरण। अब जैसे एक आता है दिवास्वप्न, या मैं कहूँ तो कल्पना जगत। ठीक है, कल्पना में, या हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में जैसे मुहावरा आता है हवाई किले बनाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है खुली आंखों से सपना देखना, अर्थात करना कुछ नहीं, अगर वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो उसका कल्पना जगत में खोया रहना। जैसे कि कोई बच्चा है, वो आईएएस के पद के सोचकर अपनी, अब आईएएस के पद के बारे में सोच रहा है कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगा ना तो मेरे पास इतनी इज्जत होगी, और घर पे आऊंगा तो आर बार के गांव के लोग आएंगे, वाह यार कि भाई आईएएस बन गया, मेरे पास इज्जत होगी, पैसा होगी, शोहरत होगी। ये सब वह पहले से ही सोच सोच कर खुश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हवाई किले बनाना है, अर्थात जो दिन में सपने देखना, इस प्रकार का आता है दिवास्वप्न, जिसको डे ड्रीमिंग या फैंटेसी से आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। एक जैसे आगे आता है प्लाइन, जिसको बोलते हैं स्केप। स्केप या खुद को अलग कर देना, या पृथक्करण जिसको बोलते हैं विड्रॉल। इसमें सीधा सीधा है प्लाइन का, जैसे आपने सुना होगा कि भाग जाना, 9 2 11 हो जाना, इस प्रकार से सुना होगा। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि उस परिस्थिति को छोड़कर ही चले जाना। जैसे कि अगर घर में कोई झगड़ा वगैरह हो गया तो आप अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि आप उस परिस्थिति को एक बार छोड़ के चले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वहाँ पर होंगे तो और अधिक झगड़ा होगा। ठीक है, तो आप झगड़ा शांत होने के बाद में घर पर वापस से आ जाते हैं। तो ये होता है खुद को उस परिस्थिति से अलग करना, अर्थात पलायन करना या स्केप करना। एक आगे आता है जैसे मार्गंतीकरण, या इसी को बोलते हैं उदात्तीकरण।
शोधन, जैसे हिंदी में आपको मैं बता रहा हूँ 3 नाम मिल गए आपको, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में सीधा है सब्लिमेशन, एक नाम ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है कि जो समाजदार अमान्य प्रवृत्तियां ना, उनको माननीय प्रवृत्तियों में परिवर्तित करते हुए व्यक्ति समायोजन स्थापित करता है, ठीक है। कि जो वह कर रहा है वह सही है। जैसे कि आपने इसमें ये सुना होगा कि कोई भी लड़ाई करने वाला बालक है, ठीक है, अर्थात वह मुक्के अच्छे से चलाता है, तो उसको मुक्केबाज के रूप में, खिलाड़ी के रूप में आपने तैयारी करवा दी, या आपने उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ा दिया, तो उसका जो लड़ाई करने का एक क्रिया थी उसको मुक्केबाजी की क्रिया के रूप में आपने परिवर्तित कर दिया, अर्थात उसको एक सामाजिक दिशा दे दी। तो ये होता है मार्गंतीकरण। जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे आजकल गेम खेलते हैं, ठीक है, गेम में लगे रहते हैं। अगर बच्चा कोई गेम खेल रहा है, जैसे गेम खेलने में लगा हुआ है, तो उसको आपने थोड़ा बताया, या उसने एक यूट्यूब चैनल बना लिया जिसके माध्यम से वह लाइव खेलता रहता है। जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे लाइव खेलते रहते हैं तथा जनता उनको देखती रहती है, ठीक है। तो उसकी जो कमी कहें या जो उसकी क्रिया थी उसको उसने उस दिशा में मोड़ दिया जिसको समाज स्वीकार करता है। आगे जैसे एक आता है आक्रामक, और इसी का उल्टा होता है विस्थापन। जैसे आक्रामक तो उसके ऊपर आपने सीधा डायरेक्ट एग्रेसिव हो गए, इसका विपरीत होता है विस्थापन, जो विधि में आगे पढ़ेंगे। जैसे आक्रामक क्या है, किसी को हाथों हाथ मुंह पर ही जवाब दे देना, या सीधा सीधा उस बात का जवाब दे देना, या ईंट का जवाब पत्थर से देना। जैसे आपको कोई डांट रहा है या आप पर कोई गुस्सा हो रहा है, तो आप उसके उसी की कही हुई बातों का दुगना करके उसको खरी खोटी सुनाते हैं, या आपने उसको डायरेक्ट वहीं पर एग्रेसिव होकर जवाब दे दिया, ठीक है। ये तो होता है आक्रामक। या विस्थापन हम पढ़ेंगे, देखना इसके विपरीत होता है। विस्थापन की बात करूं या प्रतिस्थापन की, अब देखना इससे विपरीत होगा आक्रामक से। किस प्रकार से, सुना दिया उसको लेकिन वह उसको कुछ नहीं कहा, वह किसी अन्य पर जाकर वह गुस्सा निकालता है। जैसे सामान्य से परिवार की बात करूं तो उसमें आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई पत्नी है, वह अपनी सास से डांट सुनकर आई है किसी कार्य को लेकर। अब वो गुस्सा है, वो पता है आपको कहाँ निकलेगा, वो निकलेगा पति पर, ठीक है, क्योंकि सास को कुछ कह नहीं सकती। अगर सास को कह देती ना, तब तो वह सीधा प्रत्यक्ष तरीका होता, लेकिन अब उसको वह कुछ नहीं कर रही है, तो उसका गुस्सा पति पर निकलेगा। अर्थात कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, जो कि अप्रत्यक्ष तरीका होता है या विस्थापन होता है, ठीक है, उसी क्रिया का विस्थापन हो गया। या जैसे स्कूल की बात करूं, तो आप अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक से डांट सुनकर आए हैं, प्रधानाध्यापक को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि और अधिक आपको कार्य मिल जाता है। लेकिन जो उसका गुस्सा है ना, वह आप आगे क्लास में बच्चों पर निकालते हैं कि कल पूरा पाठ याद करके आना, वरना मुझे जानते नहीं हो आप। इस प्रकार से आप उन पर गुस्सा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आती है अगली विधि, एक प्रक्षेपण युक्ति, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। अब प्रक्षेपण में क्या होता है कि जो आपके अंतर्गत कमियां और दोष है ना, उसको आप दूसरे पर टाल देते हैं, ठीक है। या आप जिसमें सफल नहीं हुई हैं उसी क्षेत्र को आप दोषित ठहराते हैं। जैसे कि आपकी एग्जाम में तैयारी नहीं थी और आप एग्जाम देने गए, तो आप कहेंगे कि यार एग्जाम इतना हार्ड बना दिया, इतना हार्ड एग्जाम थोड़ी बनाया जाता है। आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की थी, तो वो होता है प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, यानी अपनी कमियों को दूसरे पर टालना। जैसे हिंदी मुहावरे से आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात खुद में कमी है लेकिन, अर्थात खुद को नाचना नहीं आता है, लेकिन वह कह रहा है या कह रही है कि आंगन जो है वह टेढ़ा है, उसके कारण वह नाच नहीं पा रहा है। या जैसे मैं कहूँ, आपने जैसे क्रिकेट वगैरह या कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें आपने देखा होगी जो हार जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, वही हमको जिताना नहीं चाहते थे, इस प्रकार से, ठीक है। या आपको जैसे कई बार ठोकर लग जाती है, तो ठोकर लग जाने पर आप ये नहीं मानते कि मैं देखकर नहीं चल रहा था, अर्थात मेरे ध्यान न देने से मुझे ठोकर लगी। आप कहेंगे कि ये पत्थर यहाँ किसने रखा, पत्थर रखने वाले की गलती है या इसे पत्थर की गलती है, ठीक है। तो ये होता है प्रक्षेपण। आगे जैसे दो युक्तियां और हैं, उनको एक साथ में हम पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे एक है दमन जिसको बोलते हैं रिप्रेशन, और एक है समन जिसको बोलते हैं सप्रेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कोई इच्छा है या किसी गोल को प्राप्त करने की आपकी बलपूर्वक इच्छा है, तो उसमें क्या करना है आपको। अगर वह इच्छा आपकी पूर्ति, दोनों में इच्छा तो पूर्ति नहीं होंगी तभी तो आप असमर्जित होंगे ना। तो इसमें क्या होता है, एक तो इच्छा को आप बलपूर्वक दबा देते हैं तो वो होता है दमन, और एक होता है उस इच्छा को शांति से दबा दे तो वो होता है समन, ठीक है। तो इच्छा को बलपूर्वक दबा दिया तो दमन हो गया, या इसी को बोलते हैं चयनात्मक विस्मरण, अर्थात अपनी जो इच्छाएं हैं उनको चयन कर करके भुला देना। अब जैसे सीधा सीधा बताऊं तो, जैसे ब्रेकअप होने के बाद में कोई लड़की हो या लड़का हो जो उसके द्वारा
दिए गए गिफ्ट होते हैं ना, उनको फेंक देते हैं या उनको जला देते हैं। ये हो गया बलपूर्वक दबाना, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब जैसे अगर शांति से उस इच्छा को दबा दिया जाए ना, तो उसको बोलते हैं समन। जैसे कि किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है तो आप कहते हो चलो छोड़ना यार, क्या हो गया। या जैसे आप एग्जाम में असफल हो गए तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार फोड़ देंगे। या हम अक्सर कहते हैं कि जो होता है ना वह अच्छे के लिए होता है, अर्थात हमारे जैसे हमारे परिवार वाले या और हमें कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी बड़ी नौकरी के लिए आपका इंतजार हो रहा है। तो ये होता है समन, अर्थात शांतिपूर्वक दबा दिया उसको। एक होता है जैसे प्रतिगमन, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन। इसमें क्या होता है कि भूतकाल की अवस्थाओं में चले जाते हैं व्यक्ति या कोई किशोरावस्था। जैसे मैं कहूँ बच्चे की तरह व्यवहार करना, सीधा सीधा प्रतिगमन अर्थात चले जाना, प्रति यानी वापस चला जाना, भूतकाल की अवस्था में लौट जाना, ठीक है। तो ये मेनली देखा जाता है किशोरावस्था में, किशोरावस्था में ये मेनली देखा जाता है। या जैसे बड़ा व्यक्ति हो गया, किशोर व्यक्ति, उसके साथ में कुछ गलत होने पर वह बच्चे की तरह रोने लगता है, अर्थात बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाता है, माँ की गोद में सर रखकर सोने लग जाता है या रोने लग जाता है। तो ये होता है प्रतिगमन। एक आता है जैसे क्षतिपूर्ति। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं क्षतिपूर्ति या कंपनसेटरी, अर्थात अपने जो एक क्षेत्र की कमी है ना उसको किसी अन्य क्षेत्र में पूरा करना। एक कमी को जैसे पूरा करना, जैसे सीधा सीधा आपने शॉर्ट गर्ल गर्ल वाला तो सुना ही होगा, कोई जो छोटी हाइट की लड़की होती है वह हील पहन कर अपनी क्षतिपूर्ति करती है, अर्थात जो अपनी कमी है उसको पूरा करती है, एक क्षेत्र में उसको कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा करती है। अब जैसे कोई बच्चा है वह एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ठीक है, तो वह क्योंकि उसमें उसको अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो वह क्या है कि जो उसमें अच्छा है उसमें वह अन्य में अधिक मेहनत करता है और अधिक अंक लाता है। जैसे विकलांग बच्चे हैं तो उनके साथ में विकलांगता है जो जन्म से ही जुड़ गई है, अर्थात उनके साथ में क्षति हो गई है, तो वह क्या करते हैं कि पढ़ाई में अधिक मेहनत करते हैं और अधिक अंक लाते हैं, जिससे कि उनकी जो विकलांगता की क्षति है ना वो इस क्षेत्र में पूर्ति हो जाए, अर्थात इनका जो पढ़ाई वाला क्षेत्र है उसकी तरफ अधिक ध्यान जाए समाज का या किसी का भी, ठीक है। तो ये हो गई क्षतिपूर्ति। इससे आगे है जैसे तरंग संगतिकरण या युक्तिकरण या तार्किकरण या औचित्य स्थापन करना। अब इंग्लिश में जैसे एक ही नाम मिलेगा इसको, रेशनलाइजेशन। अब ये है ना, इसमें और जो पीछे हमने पढ़ा था कौन सा प्रक्षेपण, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो प्रक्षेपण में तो हमने पढ़ा था कि जो अपनी कमी और दोषों को दूसरों पर डालना है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अपनी कमी और दोष है ना, या जो सीधा सीधा जिस पद की वह तैयारी कर रहा है या जो वस्तु है जिसके साथ में वह सीधा सीधा कनेक्ट है उसी के में वह कमी निकालता है, ठीक है। या मैं कहूँ तो उसका जो लक्ष्य है, जो वस्तु या पद है, उसके औचित्य को समाप्त कर देता है, ठीक है, अर्थात उसको औचित्यपूर्ण उत्तर बताते हुए उस वस्तु में दोष निकाल देता है। अब जैसे समझाऊं मैं आपको, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आरएस में नहीं निकला तो आप उसे पद में कमी बताते हैं, पद में कमी बताते हैं कि नहीं यार उसमें तो इतना अधिक कार्य होता है, कौन सारा दिन ऑफिस में रहे, ऐसे वैसे मैं तो टीचर की तैयारी करूंगा जिसमें सुबह जाओ 4 बजे वापस आ जाओ और पूरा दिन आराम करो। इस प्रकार से आपने जो आरएस का पद है ना उसी के अंतर्गत दोष बता दिया। जैसे कि आपने कहावत या कहानी सुनी होगी, लोमड़ी कहती है कि अंगूर खट्टे हैं क्योंकि उसको अंगूर प्राप्त नहीं हुए थे, या नींबू मीठे हैं, ये एक ही बात है, ये सीधी बात है। आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप शिक्षक नहीं बने या सरकारी टीचर नहीं बने तो आप क्या कहते हैं कि मुझे तो शिक्षक बनना ही नहीं था, ठीक है, शिक्षक बन के मैं क्या करता, इतनी दूर घर से कौन दूर रहे, मैं तो खुद की मर्जी का मालिक बनूंगा, अर्थात किसी का नौकर नहीं बनूंगा। या अर्थात आप कहेंगे मैं तो प्राइवेट पढ़ाना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि घर पर रहो आराम से क्लास लेके वापस आ जाओ, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। या जैसे किसी व्यक्ति की और आपने कार देख ली, कोई कार चलाता हुआ व्यक्ति देख लिया, तो आप कहेंगे कि कार चलाने में क्या पड़ा है, क्या उसमें उसका जो व्यायाम तो हो ही नहीं रहा है, क्यों बेफिजूल के पैसे खर्च करने। तो इस प्रकार के उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो जैसे मकान वगैरह आप नहीं बना पाते हैं अपने, तो आप जो अपने कच्चे मकान है ना उसी को सही बताते हैं, ठीक है, कि इसमें अच्छी हवा आती है, नेचुरल रूप से नेचुरल रहता है, ठीक है। अब आगे जैसे एक होता है प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रतिक्रिया निर्माण में आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपकी जो किसी के प्रति भावना या व्यवहार है ना उसके आप बिल्कुल विपरीत व्यवहार करो, बिल्कुल विपरीत व्यवहार करो।
एग्जाम्पल बताऊंगा एक दो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि किसी दोस्त से आपको गलना है, ठीक है, लेकिन जब वो आपके पास आता है तो आप उसको अच्छे से हाथ मिलाते हैं या उसके मुंह पर मीठा बोलते हैं। या अगर किसी की बात पसंद नहीं आती है, तो ये तो आजकल आपने समाज में खूब देखा होगा कि अगर किसी की बात पसंद ना आए ना, तो भी हम उसके सामने ऐसे झूठी हंसी दिखाते हैं। जैसे वो डांडा न्योली वाले का गाना है ना, एक, मन में तो गाड़ दे रहे, मुंह पे बोले हेलो गाइस, दिल काले लोगों के बॉडी सारी सैनिटाइज, ठीक है। तो मन में तो वो गाड़ दे रहे हैं और चेहरे के ऊपर हंसी के साथ में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिक्रिया निर्माण, आपको अच्छे से समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। अब जैसे आगे एक आता है वास्तविक अस्वीकरण या डिनाइल ऑफ रियलिटी, अर्थात वास्तविकता को अस्वीकार कर देना। कैसे? अब जैसे कोई कबूतर है, उसने आंख बंद कर ली तो उसको लगता है कि वह बिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब जैसे छोटे बच्चों को भी आपने देखा हो कि वो आंखें बंद कर दें इस प्रकार से। बच्चा क्लास में मुंह के आगे हाथ लगाकर बोल रहा है, आप भी कई बार बोले होंगे। उसको लगता है कि अध्यापक को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अध्यापक को आवाज़ से ही पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा बोल रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो कुछ इसमें महत्वपूर्ण युक्तियां आती है ना, कि किस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप में बच सकता है, अर्थात वह अपने जो असफलता है उसको सही ठहराता है, ठीक है, उसकी हमने चर्चा की है। इनमें से आपको क्वेश्चन देखना को मिलता है अक्सर, 14 मैंने ये बता दिए हैं। इसी से जुड़ता हुआ जैसे एक इसी का तरह एक छोटी सी बात और मैं बताता हूँ। जैसे एक आप में इसमें देखने को मिलेगा संघर्ष या द्वंद्व, जिसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के आपको द्वंद्व देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो अप्रोच अप्रोच होता है, उपागम उपागम, एक होता है परिहार परिहार अर्थात अवॉइडेंस अवॉइडेंस, एक होता है अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है। तो इनकी हम अलग अलग से चर्चा करते हैं, देखना। इनमें थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना है। जैसे उपागम उपागम हो गया, अप्रोच अप्रोच, तो इसमें क्या है कि जो भी आपके गोल हैं या जो वस्तु हैं वह दोनों ही धनात्मक होंगी, या मैं कह सकता हूँ प्रिय वस्तु होंगी। उनमें से किसी आप एक को आपको चुनना है। अब जैसे सीधा सीधा एक मुहावरा आता है हिंदी में कि गधा दो हरे घास की गठरियों के बीच में मरा, अर्थात दोनों तरफ हरा घास था, वह सोच रहा है इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, वह कहीं नहीं गया, वह बीच में रह गया तथा उसने कुछ नहीं खाया, वह मर गया। अब जैसे ओवरऑल समाज की बात करूं तो समाज के आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई लड़का है लड़की है, वह लव मैरिज में है, ठीक है, लव मैरिज करना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसको उसका परिवार भी नहीं छोड़ना है और उसे लड़के या लड़की को भी नहीं छोड़ना है। तो वह जो दोनों पॉजिटिव अप्रोच के बीच में रह जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं उपागम उपागम अप्रोच अप्रोच। या आप परीक्षा के नज़रिए से बताऊं तो जैसे आपका कई बार क्या होता है, बच्चों को देखा होगा कि एक ही दिन 2 परीक्षा आ जाती है, ठीक है। तो एक तरफ तो आपका पेपर है वनरक्षक का और एक तरफ आपका एक दिन पेपर आ गया पटवारी का, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हैं कि यार पटवारी का दूं या वनरक्षक का दूं, दोनों पॉजिटिव अप्रोच है, यहाँ पर किसी एक को आपको चुनना कठिन हो रहा है। तो ये होता है उपागम उपागम अर्थात अप्रोच अप्रोच, ठीक है। अब दूसरा जैसे परिहार परिहार, ये है नेगेटिव नेगेटिव। इसमें मेरा कहने का मतलब है कि जो दोनों ऋणात्मक में से किसी एक को आपको निश्चित रूप से चुनना ही पड़ेगा। अब सीधा एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे आप बीमार हो गए, लेकिन आपको डॉक्टर का इंजेक्शन से भी डर लगता है, लेकिन आपको साथ में ये भी डर लगता है कि यार कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, अर्थात इससे कुछ और न हो जाए, मुझे लंबे समय के लिए अस्पताल में रहना न पड़ा जाए। अर्थात दोनों ही ऋणात्मक स्थितियाँ हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को आपको चयन करना ही पड़ेगा। अब जैसे पति पत्नी के रूप में बताऊँ तो आज क्या हुआ कि खाना खराब बना है, अगर खा लिया तो आपका पेट खराब होगा और न खाया तो भी आपका पेट खराब ही होना है, क्योंकि पत्नी नाराज हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, मेरे कहने का मतलब सीधा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर सीधा पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो आप पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। लेकिन जितना वह आकर्षित कर रहा है उतना ही वह भयभीत भी कर रहा है। धनात्मक ऋणात्मक के मध्य संघर्ष होगा, देखना। जैसे आप सरकारी नौकरी तो लगना चाहते हैं, क्योंकि बैठे बैठे आप ऐसा तो करना चाहते हैं कि यार नौकरी लग जाएंगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए आप मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है। अब जैसे कबड्डी के गेम से बताऊं आपको, तो कबड्डी के गेम आपने देखा होगा, उसके अंतर्गत अगर आपको खेलना नहीं आता ना तो बहुत अधिक चोटें लगती हैं। तो आप कबड्डी खेलना तो चाहते हैं, वह आकर्षित तो कर रहा है आपको, क्योंकि गेम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें जब आप चोट देखते हो ना तो आपको चोट का डर लगता है कि यार अगर ऐसे लग गई ना तो मैं तो नहीं खेलूंगा। तो अर्थात जितना आकर्षित कर रहा है उतना ही वह आपको भयभीत करता है। तो ये होता है उपागम परिहार। तो ये आपको मैंने तीनों बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जो सारी युक्तियाँ हैं उनमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी में तो आप कमेंट करके बता दें।
उसको आपको सुझाव दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा सेशन आज इतना ही है। उम्मीद करते हैं एक बार फिर से कि आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।